अच्छा, हमने वैसे इलास्टिक कोलिजन के बारे में ये डिस्कस तो कर लिया था कि इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है वो तो कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया था। और उसका हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि एनर्जी आप कैलकुलेट करके देखो। तो उसमें हमने एक एनर्जी कैलकुलेट की थी बिफोर कोलिजन, एक एनर्जी कैलकुलेट की थी आफ्टर कोलिजन, और वो दोनों सेम नहीं आई थी। ठीक है, जिसपे हमने ये कहा था कि ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक नहीं है। ठीक है, वो तो एक जर्नल आइडिया हो गया रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद हम लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें मैंने आपको कहा था कि अब हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटीज का पार्ट डिस्कस करेंगे। कि अब ऐसा भी होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कोलिजन से पहले, और एक जैसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं कोलिजन से पहले, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम यूज करते हुए उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएं, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा। तो अगर हम इसमें इलास्टिक कोलिजन की हेल्प लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन इसलिए क्योंकि हम इसमें इनिशियल और फाइनल को बिल्कुल इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। ठीक है, और आपको पता है ऑन पेपर हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ऑन पेपर में आपको मोस्टली चीज़ें हम 100% कंजर्व ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आप m1 कंसिडर कर रहे हो, और ये मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1। इसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, उसका मास है m2, और ये भी ट्रैवल कर रहा है राइट साइड की तरफ, और इसकी वेलोसिटी को आप u2 कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि जो एग्जाम के क्वेश्चंस में सिनेरियोज आते हैं, वो सिनेरियोज को हम यहाँ पर भी अलग से एक टॉपिक बना के डिस्कस कर लेते हैं। तो वही सिनेरियोज जब आपको क्वेश्चन में एग्जाम में नजर आते हैं तो आपको एज इट इज पता चल जाता है कि आप इसे एज इट इज वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट लेट सपोज मूव कर रहा है राइट साइड पे m1, उसकी वेलोसिटी u1। दूसरा ऑब्जेक्ट भी राइट पे मूव कर रहा है, उसका मास m2 और v2 u2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब अकॉर्डिंग टू राइट साइड और लेफ्ट साइड, हम राइट साइड के एक्सिस को पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव ले लेंगे, जैसे कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेते आए हो। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया। और इसके अलावा अब इनका कोलिजन हो जाता है, और कोलिजन के बाद हम ये कहते हैं कि इनकी जो वेलोसिटीज है, लेट सपोज जो m1 है वो अभी भी राइट साइड पे मूव कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 हो गई। और ये जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट था m2, ये राइट साइड पे मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने एक सिनेरियो कंसिडर कर लिया। अब सबसे पहला पार्ट हम इसमें ये फॉलो करेंगे कि जो सम ऑफ ऑल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू सम ऑल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो सारे मोमेंटम कोलिजन से पहले, सारे मोमेंटम कोलिजन के बाद, उन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत आसान है। यहाँ तक आप लिखोगे m1u1 m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये हो गई इसकी इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर आप वन वाली वैल्यूज को सबको एक तरफ शिफ्ट करते हो, ठीक है, मतलब आप चाह रहे हो कि बॉडी वन की सारी वैल्यूज को हम एक तरफ ले आएं, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। और बॉडी टू की सारी वैल्यूज को आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो वो ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आप ध्यान से थोड़ा सा देखना, क्योंकि v इस तरफ नेगेटिव में, वहां पर u की वैल्यू नेगेटिव में, जल्दी में वो v और u मिक्स हो जाते हैं। अब इसमें मास कॉमन है, इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप मास को कॉमन कर लोगे, और जो वेलोसिटीज की हम बात करना चाह रहे थे वो सेपरेट हो जाएंगी। यहाँ पर मास कॉमन हो जाएगा फिर से, और इनकी वेलोसिटीज भी सेपरेट हो जाएंगी। अब आप मास को एक एंड पे शिफ्ट कर दो, m1 ओवर m2, और ये जो वेलोसिटीज हैं
सर वो इन्हें माइनस आप एक साइड पे शिफ्ट कर दो। वो -M1 M2 V2 नहीं होएगा? M2 V2 को तो हमने वहां शिफ्ट ही नहीं किया, वो तो अपनी जगह है। सर ये तो ये वाला एम M1 हो M1। जाएगा। हाँ ये M1 होगा, इसको मैंने शायद M2 लिख दिया। M1, ये वाला 1 होगा। हाँ इसको 1 लिखना था, मैंने शायद 2 लिख दिया। ये वाला पार्ट कह रहे हो ना, M1 V1। क्योंकि M1 V1 इधर आ गया, ये नेगेटिव हो गया, M2 U2 वहां चला गया, वो भी नेगेटिव हो गया। और हाँ सही है, ये भी U1 माइनस ये V1 होना चाहिए। हाँ सही है। तो यही चीज मैं कह रहा था कि इसमें अक्सर ये जल्दी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा देखते रहना कि कोई मिस्टेक ना हो, वरना पूरे में फिर वो आपको दोबारा शुरू से चेंज करना पड़ता है और लास्ट में सारी चीजें फिर खराब हो जाती हैं। टाइम का इशू हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये करेक्शन करनी थी। तो 1 सारे एक तरफ, 2 सारे एक तरफ, और अब हमारा जो कंसर्न था वो स्पीड से रिलेटेड था। तो हमने मास को सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया और स्पीड की वैल्यूज को सारी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी। ठीक है। अब फिलहाल हम इसको और फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते अभी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और क्योंकि हमने सबकी डायरेक्शन को अभी पॉजिटिव इसीलिए लिया था ताकि वो प्लस माइनस वाला कंफ्यूजन अभी फिलहाल ना हो। ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा इनकी काइनेटिक एनर्जीज का। ठीक है। तो फिलहाल हम इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। और जैसे आपने इलास्टिक कोलिजन की बात की है, तो जाहिर सी बात है जब मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा 1/2 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो आपको साफ नजर आ रहा है कि वो हर जगह बार बार आ रहा है। तो अगर हम उसको लेफ्ट साइड पे कॉमन लें, राइट साइड पे कॉमन लें, तो वो वैसे ही खत्म हो जाना है, तो हम उसको यहीं कैंसिल आउट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉमन लोगे फिर एक स्टेप और करोगे तो वो एक्स्ट्रा ही होगा। आप लोगों को अब इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। दोबारा से वही सिनेरियो करते हैं कि 1 वाली वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, बॉडी 1 की। तो बिल्कुल उसी तरह से शिफ्ट होंगी, बस इस बार स्क्वायर आ जाएगा इनके ऊपर, M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 U2 स्क्वायर। अब अगेन आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया M1 को, ये हो जाएगा U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू U2 स्क्वायर। ठीक है, और दोबारा से आप मासेस को वो कर सकते हो, M1/M2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1, नहीं U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक आने के बाद इसे फिलहाल हम इक्वेशन 2 कहते हैं। अब ये जो M1/M2 है, ये आपने पार्ट 1 में भी यानी इक्वेशन 1 में भी ड्राइव किया है। तो अगर ये वाली इक्वेशन M1/M2 की आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आपको पता है कि M1/M2 लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पर ये V और U वाली वैल्यूज को हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। V2 - U2, U1 - V1। तो इक्वेशन 2 में चेंज आ जाएगा, और ये हो जाएगी V2 - U2 और U1 - V1।
तो ये m1/m2 की जगह पर वैल्यू शिफ्ट होकर आ गई। ठीक है। और बाकी ये जो राइट साइड है, राइट साइड पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया a² - b² का। ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं, a² - b² का कोई इशू नहीं है। तो आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा a+b × a - b। और नीचे वाले में भी इसी तरह से आप लिख सकते हो a+b × a - b। ठीक है। तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a² - b², उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सॉर्ट आउट कर लोगे। अब आप ये देखो कि इसमें कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है। जैसे अगर आप v2 - u2 को कैंसिल आउट करते हो, तो आप देख सकते हो इसके बिल्कुल सामने ये क्वांटिटी लिखी हुई है, तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और ये कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है। सेम इसी तरह से u1 - v1 भी क्रॉस में आएगा, तो ये भी इसे कैंसिल आउट कर देगा। तो लेफ्ट साइड पे बचा 1। ठीक है। तो लेफ्ट साइड आपकी पूरी कैंसिल आउट हो गई, वहां पर सिर्फ रह जाएगा 1। या आप डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा u1 + v1 = v2 + u2। या आप सीक्वेंस एक जैसा भी कर सकते हो कि u1 + v1 = u2 + v2, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर होगा ये कि u1 - u2, ये इनिशियल वेलोसिटी = v2 - v1। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले आ गई और फाइनल वेलोसिटी बाद में आ गई। और ये जो आपने इक्वेशन ड्राइव की है, ये इक्वेशन का स्टार्ट आपने किया था इलास्टिक कोलिजन से। ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि इलास्टिक कोलिजन में अगर आपने वेलोसिटीज कंपेयर करनी हो दो बॉडीज में और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज को आप इससे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आपको मास काइनेटिक एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं होगी। सही है। तो ये जो u1 - u2 है, इस वाले पार्ट को आप ये कह सकते हो इट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ, क्योंकि ये इनिशियल है ना, तो इनिशियली जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होंगे, तो आप इसे कह सकते हो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। और ये जो v2 - v1 है, इसे आप कह सकते हो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। क्योंकि कोलिजन के बाद जब वो अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो उनकी फाइनल स्पीड जो है वो v से रिप्रेजेंट की जाती है, तो आप इसे रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन कह सकते हो। ठीक है। और अभी ये जो आपने इक्वेशन ड्राइव की है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है वो इक्वल है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगी डायरेक्ट। इससे आपको ये होगा कि आपने अभी ये जो पूरा ड्राइव करके ये इक्वेशन बनाई है, तो आपको ये पूरा ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। अगर वो इलास्टिक कोलिजन का सिनेरियो देंगे आपको और उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल पार्ट भी नहीं था, बस आपने मोमेंटम को सॉल्व किया, एनर्जी को सॉल्व किया, और फाइनली उन्हें कंबाइन करके इक्वेशन बना दी। ओके। अच्छा, अब इसमें ये तो हमें मिल गया इक्वेशन, और ये हम इक्वेशन में मतलब
कैलकुलेशन में यूज भी कर लेंगे। तो अब हम इसमें कैलकुलेशंस देखते हैं कि कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी और इसके बाकी क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने मोमेंटम का मतलब एक कैटेगरी देखी थी, कि वो कैटेगरी किस तरह से थी जिसमें हमने डायरेक्शन और कंपोनेंट्स बनाए थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास मोमेंटम के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हो, तो वो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे या उसके क्वेश्चंस किस तरह से आते रहें। ठीक है। तो मोमेंटम के बाकी क्वेश्चंस हम देखते हैं इसमें। मोमेंटम। तो इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मेंशन है अ बॉल फॉल्स वर्टिकली ऑन टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड रिबाउंड्स। तो ग्राउंड को हिट करने के बाद वो रिबाउंड करेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। उसके बाद है कि बॉल का जो मोमेंटम है उसे P1 से रिप्रेजेंट किया है, जो कि डाउनवर्ड है। ठीक है। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आफ्टर रीबाउंडिंग द बॉल लीव्स द ग्राउंड विद मोमेंटम P2 अपवर्ड। तो सेकंड मोमेंटम P2 है अपवर्ड। और जो ग्राउंड के साथ इसका कांटेक्ट रहा वो 0.02 सेकेंड्स का रहेगा। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल एन एवरेज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉल। व्हाट इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर P1 एंड P2। तो यहाँ पर आपके पास क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है P1 यानी मोमेंटम 1 की और मोमेंटम 2 की। तो क्वेश्चन का सिनेरियो आपके पूरा सामने है। उसको देखते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अच्छा, अब सबसे पहली बात यह है कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसिडर करना है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव सही से कंसिडर नहीं किया तो आंसर्स जो है वो आपके पास गलत आएंगे, क्योंकि इसमें सारे पॉसिबल आंसर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह कि अगर आप यहाँ पर डिसाइड करते हो कि जैसे आप वाई एक्सिस बनाते हो, तो वाई एक्सिस की जो अपसाइड होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो डाउन साइड होगी ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये सिनेरियो है। ठीक है। अब इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो P1 नेगेटिव की तरफ जा रहा है और P2 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगेन अगर आप इसको शफल करके भी लेते हो, यानी डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते हो अपवर्ड नेगेटिव लेते हो, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। उससे कोई मसला नहीं है। बाकी अगर आप इस पे फोर्स और उसका फॉर्मूला लगाकर देखोगे, तो जो उन्होंने फोर्स की बात की है, तो ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स की वैल्यू 25 है, टाइम जो है कांटेक्ट का वो 0.02 है, और उसके अलावा जो मोमेंटम है वो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल आएगा 25 इंटू 0.02 के। ठीक है। तो 25 को आप 0.02 से मल्टीप्लाई करवा दो, आपको पता चल जाएगा चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम 0.50 आ रहा है। ठीक है। अब आपको फाइनल आंसर पता चल गया, 0.50 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। अब आपने इनमें से ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आपको 0.5 आंसर दे सकता है। अब आप देखोगे कि ऑप्शन 1 भी दे सकता है, 2 भी, 3 भी और 4। आप बोलोगे तो सारे ऑप्शन ही दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगेन एक चीज आपको इसमें याद रखनी है, ये कि जब मोमेंटम P1 की बात हो रही थी तो वो डाउनवर्ड आ रहा था। ठीक है। अब आप देखो P1 की मैक्सिमम वैल्यू 0.65 है,
और एक मसला ये है कि हम इसे नेगेटिव ले रहे हैं अभी। ठीक है। और P2 की वैल्यू ऊपर वाली होगी और वो प्लस होगी। तो अगर लेट सपोज आप ऑप्शन ए पर जाते हो, तो ऑप्शन ए किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि P1 इनिशियल मोमेंटम है, और आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली ये करते हो कि जो मोमेंटम है इनिशियल वो फाइनल के इक्वल आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि जो मोमेंटम P1 है ऑप्शन ए में, वो P2 से कम है। मतलब पहले मोमेंटम कम था, बाद में मोमेंटम बढ़ गया। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली वैसे भी रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सेम आप ऑप्शन बी भी क्रॉस कर दोगे, वो भी आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको क्लियरली इस चीज से पता चल जाएगा कि इनिशियल मोमेंटम कम है, फाइनल मोमेंटम आपके पास ज्यादा हो रहा है। ठीक है। जबकि इसका ऑपोजिट होता है। अब बचा सी और डी। अब आप डायरेक्शन वाइज भी अगर देखते तो इसके साथ माइनस साइन आएंगे सबके साथ, और इसके साथ प्लस आएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर फाइनली कौन सा बन रहा है। डी बन रहा है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर बनाना है। ठीक है। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, तो लेट सपोज अगर आप ऑप्शन डी पर जाते हो, तो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंगली फाइनल है 0.15 और इनिशियल हो जाएगा -0.65, तो ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सी में अगर आप देखो तो फाइनल मोमेंटम है 0.2 और इनिशियल मोमेंटम है 0.3, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है। तो वैसे तो देखने में क्वेश्चन बेसिक लग रहा था, लेकिन इसकी जो लॉजिक है वो थोड़ी सी डिटेल्ड है। हाँ, तो बस इसमें यही होता है कि हम एक चीज को अभी फोकस कर रहे थे तो दूसरी वाली मिस हो गई, कि वो चेंज इन मोमेंटम पे हमने फोकस ही नहीं किया, कि वो फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन खैर उसका इतना इशू नहीं है, आपके पास जो है वो आंसर आपको पता चल गया कि किस तरह से ड्राइव किया, बस वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें इसी तरह के। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर मेंशन है कि a ball of mass m traveling at velocity u collides with a stationary ball of mass m। तो एक स्टेशनरी बॉल है जिसका मास m कंसीडर कर रहे हैं, उसके साथ इसने कोलाइड किया। ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर कोलिजन द टू बॉल ट्रेवल एट वेलोसिटी स्मॉल v एंड कैपिटल V इन द डायरेक्शन शोन। तो आप देख सकते हो कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपके सामने है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और उसके अलावा अ स्टूडेंट राइट्स दी थ्री इक्वेशंस रिलेटिंग टू द कोलिजन। तो कोलिजन से रिलेटेड तीन इक्वेशन लिखी है, विच रॉ इन द टेबल इंडिकेट्स द करेक्ट एंड इनकरेक्ट इक्वेशंस। तो ये करेक्ट और इनकरेक्ट इक्वेशंस आपने इसमें आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी इक्वेशंस आपको लगता है इसमें सही है और कौन सी इक्वेशन आपको लगता है कि इसमें गलत है।
वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। आप क्वेश्चन की डिटेल एक बार देख लो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करके बताओ कि आपको कौन सी इक्वेशंस इसमें से सही लग रही हैं और कौन सी गलत। अच्छा, वैसे m जो है, कैपिटल M, वो स्टेशनरी है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा। ठीक है। और उन्होंने इक्वेशन भी बनाकर दी है कि पहले पार्ट में उन्होंने लिखा हुआ है mu, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसका मोमेंटम तो जीरो होगा, इसका मोमेंटम तो जीरो होगा, तो इसके हिसाब से देखो ये वाली इक्वेशन बनाई है उन्होंने कि सिर्फ इनिशियल मोमेंटम इसको मिलाकर बनाया है इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दोनों को मिलाकर बनाया है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फिर कॉस थीटा और साइन थीटा वाली इक्वेशन बनाकर दिखाई है, उसको भी आपने देखना है कि वो आपको सही लग रही है या नहीं, क्योंकि जब आप उसके कंपोनेंट्स बनाओगे तो उसके आपको पता चलेगा कि वो इक्वेशन सही है या नहीं। क्योंकि जब आप इसके कंपोनेंट्स बनाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, और ये नीचे वाले के लिए उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप इसमें ये बताओ कि पहले फर्स्ट कॉलम में से सही वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो इन्होंने इक्वेशन बनाई है एम यू इज इक्वल्स टू कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी, तो ये इक्वेशन सही है या नहीं? क्या पहले ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट है। करेक्ट है, ओके। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड को देख रहे हो। अगर आप डायरेक्शन वाइज देखो इसे, तो उसके अकॉर्डिंगली तो फिर ये आपको डायरेक्शन के साथ साइन वगैरह सब देखना होगा, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा, साइन की तो हमने बात ही नहीं की। ठीक है, वो भी आप चेक करना कि अगर साइन और उसके साथ हम इसे देखें तो क्या फिर ये सही है या नहीं। सर साइन माइनस में क्यों रखेंगे, क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। लेकिन जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद आप इन्हें देखो कि फिर इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है। ठीक है। डिफरेंट का मतलब ये कि फिर दोनों हॉरिजॉन्टल या सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे। ठीक है। अच्छा, इसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक का जो है वो अभी कंसर्न नहीं है। डायरेक्शन का मतलब ये था कि जैसे आप अगर सेम डायरेक्शन होती है उसे पॉजिटिव लेते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो आप उसे नेगेटिव लेते हो, उस सेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखकर बताना कि आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन सही लगती है या नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने सारी वैल्यूज को प्लस लिया है। ठीक है। और डायरेक्शन उन्होंने आपको दिखा दी थी कि आफ्टर कॉल्यूशन उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो गई। ठीक है। मतलब अब आप देखो ये वाली बॉल किसी और डायरेक्शन में जा रही है, किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके हिसाब से ये वाली इक्वेशन बनाना गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसे हम इनकरेक्ट करते हैं। सर लेकिन फिर उसको माइनस में भी कंसिडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उल्ट ऑपोजिट तो नहीं जा रहा उसके। हम्म। हाँ, लेकिन ये है कि आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ रिलेट करके लिखना पड़ेगा। जैसे सेकंड इक्वेशन देखो, उसमें साइन थीटा लिखा है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। सही है। अच्छा सर। मतलब जरूरी नहीं कि जो इन्होंने तीन कॉलम बनाए हैं, तीनों में से सही ढूंढना हो। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो करेक्ट है वो करेक्ट कर दो, जो नहीं है वो नहीं कर दो। अब आपने जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस किए थे उसमें इस तरह के जब सिनेरियोज थे, तो आपने उसमें ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई की ही नहीं, क्योंकि आपको पता था कि वो डायरेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन किसी में गिवन ही नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो करोगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये वाली इक्वेशन लगाएं। और जो दूसरी वाली इक्वेशन दी है उन्होंने कॉलम नंबर 2 में, तो वो अगर आप देखो तो वो सही है या वो भी गलत है? वो आप कह रहे हो वो भी इनकरेक्ट है, ओके। इन्होंने इसमें बताया कि एम वी साइन थीटा, मतलब अगर आप इसके कंपोनेंट्स बनाते हो तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा।
यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एम वी कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एम वी नहीं सर, वो साइन गलत है। 30। वो माइनस में होगा एक। ठीक है, चेक कर लेते हैं। और ये वाला जो है वो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए एम वी साइन 40, और ये हॉरिजॉन्टल वाला होना चाहिए इसका एम वी कॉस 40। अच्छा देखो, अब आपको इसमें एक चीज तो क्लियर पता चल रही है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम एक जगह पर यानी एक साइड पे इक्वेशन की लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इसका एक्स कंपोनेंट सॉल्व करते तो आप लिखते एम वी कॉस 30 प्लस एम वी कॉस 40, और इनिशियल मोमेंटम आपके पास कितना था, एम यू। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाती इनिशियल ये और फाइनल, क्योंकि इनिशियल वो एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर फाइनल में हमें एक्स एक्सिस की बात की जाती, जैसे कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो ये इक्वेशन हम बना सकते थे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये इक्वेशन एक्स एक्सिस के हिसाब से सही है। लेकिन अब उन्होंने जो इक्वेशन बनाई है कॉलम नंबर 2 में, वो उन्होंने बनाई है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जैसे आपने बताया कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लेकिन अगर आप इसकी कॉलम में देखो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों को एक साइड पे नहीं लिखा। जैसे यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में थे एक्स एक्सिस पर, तो हमने उन दोनों को एक ही साइड पर मेंशन कर दिया इक्वल के। लेकिन जब वाई एक्सिस की बात होगी तो वाई एक्सिस में आप क्लियरली देख सकते हो कि उन्होंने दोनों को ऑपोजिट साइड पर लिखा। मतलब अगर आप उसे एक साइड पर लिखते तो एक प्लस होता एक माइनस होता, तो अगर आप इसे यहाँ लेकर आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसके हिसाब से तो ये इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। सही है, क्योंकि जब एक चीज आपके पास इक्वल और ऑपोजिट होती है ना, तो आप या तो उन्हें इक्वल की अलग अलग साइड लिखते हो प्लस में, या एक ही साइड अगर लिख रहे हो तो फिर प्लस और माइनस के साथ लिखते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इक्वेशन सही होनी चाहिए। और लास्ट वाली इक्वेशन वो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ली वैसे ही, तो वो वाली इक्वेशन भी सही है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले वाले कॉलम में था, क्योंकि पहले वाले कॉलम में आपको वैसे तो इक्वेशन देखने में सही लग रही है, लेकिन अगेन वो तब हम अप्लाई कर सकते थे जब हमारे पास कोई डायरेक्शन की बात ना हो रही होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो पहली वाली इक्वेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे होते जर्नली तो उसको हम सही कह सकते थे। ठीक है, ये तो आसान है। इसमें आपने बताना है कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज कंजर्व रहेगी, बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स। तो दोनों चीजें कंजर्व रहेंगी। ठीक है, ये तो इजी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि दो मासेस हैं यहाँ पर, और दोनों ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक एट स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, फ्रिक्शनलेस उन्होंने पहले बता दिया कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और दूसरे की स्पीड जो है वो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। उसके बाद वो स्टिक हो गए, ठीक है, कोलिजन के बाद। और अब आपने बताना है स्पीड ऑफ द मासेस आफ्टर इम्पैक्ट। तो इनकी आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है कोलिजन के बाद। तो कोलिजन के बाद इनकी स्पीड क्या हो सकती है, ये कैलकुलेट करके अगर आप देखो क्या आंसर आता है आपके पास, या किस तरह से कैलकुलेट करेंगे।
अब अगेन इसमें आप पहले डिसाइड कर लो कि आप अगर राइट सर साइड को दोनों पॉजिटिव लेते हो। सर दोनों मासेस की सेम स्पीड रहेगी अगर इन्होंने क्या आफ्टर द मैसेज? अगर वो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, फिर तो दोनों सेम स्पीड से ही जाएंगे क्योंकि दोनों कनेक्ट हो गए। ठीक है। तो सर तो इसमें फिर मैथ भी नेग्लिजिबल है ना, क्योंकि दोनों सेम ही है। टू masses travel towards each other at speed and they stick। अच्छा, मास के बारे में उन्होंने वैसा कुछ लिखा, हाँ इक्वल है, लिखा हुआ उन्होंने इक्वल मासेस। तो उन्हें आप M1 M2 के बजाय सिर्फ M कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। जी तो इनिशियल और फाइनली मास सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखते हैं तो इनिशियल मोमेंटम मतलब अगेन आप मास को अगर इग्नोर कर दो क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो लेट सपोज उनका मास 1 है। ठीक है, आप कंसिडर कर लो कि मास 1 है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना बार बार M लिखना पड़ेगा, तो आप उसको 1 ले लो। तो इससे क्या होगा कि M1 U1 हो जाएगा। अगर लेट सपोज इसे U1 ले लेते हैं, इसे U2 ले लेते हैं, तो आपके पास होगा M1 U1 प्लस M2 U2। ये इनिशियल मोमेंटम बन रहा है। इसके हिसाब से M1 M2 को हमने ले लिया 1, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो U1 को अगर हम राइट साइड के हिसाब से देखें तो हमने पॉजिटिव लिया। ठीक है, प्लस। और U2 को देखें तो लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंगली हम उसे नेगेटिव ले लेते हैं। और आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम आएगा वो आ जाएगा 30। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओवरऑल सिनेरियो जो हमने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बात है फाइनल की। अब दोनों मास स्टिक हो गए। अब दोनों मास स्टिक होने का मतलब है ये 1 और 1 प्लस होकर 2M हो गए। तो अब चेंज आ जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम में सबसे पहला चेंज आपको ये नजर आया कि मास जो है वो 2M हो गया। ठीक है। अब मास 2M हो जाएगा, तो अब आपको M कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब आप ये करोगे कि फाइनल में मास 2M होने की वजह से अब आप इनिशियल और फाइनल दोनों को जब रिलेट करोगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम आप इस तरह से लिखोगे कि M 60 और प्लस M -30। और फाइनल स्पीड इनकी V हो जाएगी, लेकिन मास इनका 2M हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब वो दोनों स्टिक हो जाते हैं तो V1 और V2 को हम V कंसिडर कर लेते हैं। तो V कॉमन हो जाएगा। V कॉमन हो गया और मास जो 1 1 थे वो प्लस होकर 2M हो गए। ठीक है। अब आप इसमें से कैलकुलेट कर लो कि स्पीड की वैल्यू कितनी आती है। यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही है। सर 15 M। 15 आंसर आ रहा है। जी जी सर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। जी सर, ठीक तो है, मैथ्स फिर नेग्लिजिबल हो गए? मतलब नेग्लिजिबल नहीं ले रहे, इक्वल होने की वजह से कैलकुलेशन में कोई इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। सही है। अच्छा सर। तो उसे 1 लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, टू स्फीयर ट्रेवल अलोंग सेम लाइन विद वेलोसिटीज U1 and U2 एंड दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर V1 and V2। सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से इलास्टिक नहीं हो सकता। अच्छा, अभी हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी आपको याद होगी, उस इक्वेशन से आप रिलेट करके चेक कर सकते हो। ठीक है। सर फिर उस इक्वेशन में बारी बारी हम ये डालेंगे? और एक और तरीका क्या है कि काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करके देख लो। हम्म। अब ये आप पे है कि आप इसमें, क्योंकि देखो मास के लिए उन्होंने कहा है कि टू स्फीयर ट्रैवलिंग अलोंग सेम लाइन विद वेलोसिटी U1 U2 और कोलिशन के बाद उनकी वेलोसिटीज है V1 और V2। तो इसका मतलब ये है कि उनके अकॉर्डिंगली वो दोनों स्फीयर्स का मास वो सेम ही कंसिडर कर रहे हैं और वेलोसिटी उनका मेन कंसर्न
करना है। और ये जो आपने इक्वेशन ड्राइव की थी, u1 - u2 = v2 - v1, और इसमें देखो डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो ये वाली, u1 - u2 = v2 - v1, तो आप इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो कि किसमें आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है। सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप चेक करो, इलास्टिक आ रहा है या नहीं। पहला वाला। सर ए पहला गलत वाला है। आ रहा है, ए ए नहीं आ गलत है। रहा। जी सर। ओके, तो आपने जो है वो u1 को लिया 2, और माइनस u2 को लिया आपने -5, = v1, v2 सर को -2 बी लिया। ठीक है, बी ठीक है। ओके, और v1 आपने लिया -5। और बी में अगर हम देखें तो u1 में आएगा 3, माइनस u2 में आएगा -3, = सर अगर एक साइड पे 6 है, दूसरी साइड पे v2। -6 है, तो फिर हम माइनस को नेग्लिजिबल समझे और उसको इलास्टिक कर दें। हाँ, वो देख लेते हैं हम इसमें, क्योंकि डायरेक्शन तो कोलिजन के बाद जाहिर सी बातें चेंज हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, v2 इसमें 6 है, माइनस ये तो 0 है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन से। और ऑप्शन सी में अगर आप देखो, तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग u1 3 -u2 - 2 v2 6 -v1 1। और हैं? लास्ट में आपके पास जो ऑप्शन है उसमें आ रहा है u1 5 और u2 - 2 v2 6 और -3। तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन रही है, वो बन रही है माइनस माइनस प्लस, तो 7 = -7, नहीं, माइनस माइनस प्लस। ओ सर, आंसर क्वेश्चन है विच कोलिजन इज नॉट इलास्टिक, सर ए हाँ, आंसर है। तो इसके हिसाब से माइनस माइनस प्लस बनेगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ये इलास्टिक नहीं बन रही। अब यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस माइनस प्लस होके 6 = 6 बन रहा है। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर ये 5 = 5 बन रहा है। और लास्ट में ये 3 = 3 बन रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे अभी आपको पता चली गया कि उन्होंने नॉट इलास्टिक पूछा था, तो आपको ये भी पता चल गया कि ये इक्वेशन अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, और ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर देखो, अगर आपने ये इक्वेशन नहीं ड्राइव की होती तो फिर आपको क्या करना पड़ता, और अगर इनके हिसाब बोलो कि अगर हम ये इक्वेशन भूल जाएं तो फिर हम क्या करें, फिर आप क्या करोगे, आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ले लो। ठीक है, या वही इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम ले लो, मास को आप 1 कंसिडर करके सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी लोगे। तो हमने वो केस इसीलिए ड्राइव किया था क्योंकि वो केस आपके पास कॉमनली एज इट इज फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि फ्रिक्शनलेस ट्रॉलीज हैं और दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में, और वेलोसिटी और मास उनका गिवन है। ट्रॉलीज कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉलीज आफ्टर द कोलिजन। तो इनकी वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है आफ्टर द कोलिजन।
तो कैलकुलेट करके देखो आपके पास क्या आंसर आता है इसमें। इनिशियल तो आपको पता ही है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइनल आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप इसे M1 कंसिडर कर लो और इसे M2 कंसिडर कर लो। और सेट अगेन अगर आप राइट साइड को सेट पॉजिटिव लेते हो। टू टू द लेफ्ट होगी, क्योंकि एक माइनस होगा तो फिर माइनस में एक लेफ्ट होगी। हाँ, और एक आप लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेते हो, ये अब आपकी चॉइस है। ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना पैटर्न कैसे ले रहे हो, वो आप उसके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो ट्रॉलीज हैं वो फिर से स्टिक हो गई। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फाइनल इन दोनों की वेलोसिटीज एक जैसी होंगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने इसे सॉल्व करना है। और आपने इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया होगा क्योंकि आपको डायरेक्शंस पता चल गई। इसे आप नेगेटिव ले रहे हो, माइनस, और इसे आप पॉजिटिव ले रहे हो। तो ये हो जाएगा 2 × 1। 2 × 1 इज इक्वल्स टू 3 अच्छा एक मिनट, ये तो एक ही साइड पर आएगा, इनिशियल है। प्लस 3 × -4। तो ये हो जाएगा -12 + 2 -10। इनिशियल मोमेंटम आ रहा है -10 kg मीटर पर सेकंड। और जब ये स्टिक हो जाएंगे, स्टिक होने के बाद इनका जो टोटल मास होगा, तो टोटल मास कितना बनेगा? 5 kg। हाँ, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सही है। और अब आप इसमें इनिशियल मोमेंटम आपको पता है, आप इसे फाइनल के साथ रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब ये फ्रिक्शनलेस क्योंकि जब ये फ्रिक्शनलेस लिखते हैं ना, तो फ्रिक्शनलेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम -10 इज इक्वल्स टू 5 और इनकी वेलोसिटी अननोन हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा माइनस में आ रहा है। तो माइनस का मतलब कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। तो 2 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन ए। ठीक है। क्योंकि आपने लेफ्ट साइड को नेगेटिव लिया था, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो आप लेफ्ट साइड का रेफरेंस दोगे। तो सर अगर हम जो राइट जा रही है उसको अगर हम नेगेटिव लेते तो फिर आंसर पॉजिटिव आता, तो फिर भी लेफ्ट ही बनना था। हाँ, क्योंकि वो उसमें हम साइड वाली बात पहले भी कर चुके हैं कि वो हम 2 3 बार क्वेश्चंस में वैसे भी देख चुके हैं कि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। ये वाला तो इजी है, ये भी कर लोगे आप, सेम बेसिक क्वेश्चन है, इम्पल्स और उससे रिलेटेड। ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, इसमें फिर से एंगल्स हैं। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो थ्योरी में हमने किया था फ्रैगमेंट्स वाला, इसमें भी वही एग्जांपल है कि स्टेशनरी फायरवर्क एक्सप्लोड होता है 3 पीसेस में, और जो इनका मास होगा और जो इनकी वेलोसिटी होगी वो आपको कोलिजन के बाद गिवन है। ठीक है। तो इनकी जो स्पीड होगी V1 और V2 वो कितनी होगी, ये आपने कैलकुलेट करके इसमें बताना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो का मास 50 50 ग्राम्स है और एक का मास जो है वो 100 ग्राम्स है। ठीक है। और जो 50 ग्राम वाले हैं उनका एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है, और जो 100 वाला है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। और इनिशियली जो फायरवर्क होगा वो स्टेशनरी होगा। ठीक है। और अब इसमें आपने V1 और V2 कैलकुलेट करना है। तो अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाते हो इसके। सर हम पहले वर्टिकल कंपोनेंट्स बना के एक को सॉल्व करें, तो उसके बाद
दूसरा मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों के बना के। तो हम दोनों के पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना देते हैं, या आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। ठीक है। अब आप इसका हॉरिजॉन्टल अगर पार्ट देखो, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो राइट साइड पर, बल्कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप पहले रिलेट करो, तो ये जो V2 है, क्योंकि इनिशियल आप इसमें ये फॉलो कर रहे हो कि इनिशियल ये स्टेशनरी था। ठीक है। तो इनिशियली ये स्टेशनरी है, तो इनिशियल मोमेंटम हम इसका जीरो लेंगे। तो सबसे पहले आप इनिशियल मोमेंटम इसे जीरो कर दोगे। ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम जीरो करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अब अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंटम होगा, उसे हम रिलेट करके देख लेते हैं। सही है। तो अगर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंटम को रिलेट करके देखें, तो अब ये जो दोनों ऊपर गए हैं स्मॉल मासेस, अब आप इसमें ये आपको क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों 50-50 ग्राम्स हैं, और ये 100 ग्राम के को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, मास वाइज अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर आप एक अपवर्ड मोमेंटम कैलकुलेट करते हो, वो इक्वल आएगा V sin 60 के। ठीक है। और इसका जो मास है वो 50 ग्राम्स है। 50 को आप केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपके फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में। ठीक है। तो आप 50 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करके कंसिडर करोगे, तो आपके पास जो अपवर्ड मोमेंटम है, अपवर्ड मोमेंटम इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स, और जो भी इनका मास है 50, 50 को आप केजी में ले लो, और बाकी जो है वो वेलोसिटी आपको नहीं पता, तो आप उसकी जगह पर एक कॉमन वेलोसिटी V sin 60 ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि आप देखो इनके ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो बजाय इसके कि आप इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करो, आप इन दोनों को कंबाइन करके एक ही वेलोसिटी ले सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। सही है। इसी तरह से जब आप डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ इसे रिलेट करोगे, तो डाउनवर्ड मोमेंटम में 100 ग्राम मास है, तो डिवाइड बाय 1000 कर लो आप। ठीक है। और उसके बाद और क्या मल्टीप्लाई करना है, 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा सही है, माइनस नहीं पॉइंट होगा, एट ऑपोजिट है। डायरेक्शन कंसिडर करनी है ना, तो माइनस होगा ही। हाँ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि ये V1 और V2 कितने होंगे। सही है। अब आप अगर इस इक्वेशन को देखो, तो आपके पास एक मोमेंटम की वैल्यू आ रही है 0.8। सर तो अभी हमने डायरेक्शन के मुताबिक देखते हैं, इसको माइनस नहीं लिखेंगे? इसको अगर आप माइनस लेते हो वेलोसिटी को, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि अभी ऊपर वाली वेलोसिटीज तो आपको वैसे भी नहीं पता। ठीक जी। है ना, आपने उनको अभी सॉर्ट आउट किया कि वो प्लस ले रहे हैं या माइनस ले रहे हैं। जी। तो अगर आप इसे नेगेटिव भी ले लेते हो, लेट सपोज, तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, -0.8। ठीक है। और अब आप जब इसे फर्स्ट वाले पार्ट के साथ देखो, तो वहां पर मोमेंटम की जगह पे इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। और ये बाकी पूरा पार्ट सॉल्व करके, मतलब जैसे हमने यहाँ लिखा था कि अपवर्ड मोमेंटम इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड मोमेंटम, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि डाउनवर्ड मोमेंटम 0.8 है, इज इक्वल्स टू अपवर्ड मोमेंटम की जगह पर ये पूरी वैल्यूज को आप सॉर्ट आउट कर लो। यहाँ पर ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया 0.1, और 0.1 को sin 60 से मल्टीप्लाई कर लो। sin 60 हो जाएगा 0.866। ठीक है। अच्छा देखो, अब वही बात आ गई कि हमने दोनों को इक्वल ऑपोजिट लिखा है। ठीक है। तो मैं इसको प्लस में लिखूंगा, क्योंकि जब ये दोनों एक साइड पर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है।
तो अभी दोनों इक्वल ऑपोजिट है, तो दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं, तो दोनों को आप पॉजिटिव लिख सकते हो। अगर एक साइड पर लिखोगे तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। ठीक है। और यहां से अब आप वी कैलकुलेट करके देख लो। 0.8 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 866। अब इसका फाइनल आंसर आप देख लो कि वी का कितना आंसर आ रहा है। सर ये पॉजिटिव कैसे है, सर दोबारा समझा दें। प्लस वाला, जी। इसमें ये है कि जो ये माइनस था ना, ये हम तब लिखते जब आप ए की साइड पर वो ले रहे होते मोमेंटम को। जैसे आपने प्रीवियस वाली एग्जांपल में लिया था ना, ट्रॉली वाली में, इसमें जब आपने इनिशियल मोमेंटम लिया और आप ए की साइड पे लिख रहे हो अभी। ठीक है, मतलब अभी आप राइट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड नहीं कर रहे, तो आपने एक को पॉजिटिव लिखा, एक को नेगेटिव लिखा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी आपने इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट किया। ठीक है। और इसमें होगा ये कि ये जो माइनस है, ये अगर आप एक साइड पर दोनों मोमेंटम को जमा करके लिख रहे होते तो आप प्लस में लिखते एक को और एक को माइनस में लिखते। मतलब आप अगर इसे ऐसे लिख रहे होते, जैसे -0.8। सर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 9.2 ही आएगा। हाँ, और आप इसे ऐसे लिख रहे होते एक साइड पर, और राइट साइड पे आप कहते कि ये इक्वल है जीरो के, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था। अच्छा, वो ठीक है। पॉजिटिव हो जाएगा हाँ, जाके। तो वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये उधर नेगेटिव लिखकर यहाँ पॉजिटिव क्यों कर दिया, क्योंकि डायरेक्शंस की वजह से किया है। तो अब आप इसमें से v की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.0866, तो 9.237, यानी ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। सही है। तो ये आपके पास कुछ और क्वेश्चंस थे मोमेंटम से रिलेटेड।